अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अब तुझे 20 ग्राम के लिए अब तुझे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे, मतलब फेराडे के टर्म्स में ही बताना है, मतलब तुझे फेराडे की जो वैल्यू होती है 96500 उसको पुट नहीं करना है। अब कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, CaCl2 किस में टूटता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इसके अंदर ये टूटता है। तो जो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव, अब ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव से किस में चेंज होगा, कैल्शियम के अंदर, ठीक है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव विल गेट चेंज्ड इनटू कैल्शियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव जब कैल्शियम के अंदर चेंज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करेगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा इट विल गेट चेंज्ड इनटू कैल्शियम। कैल्शियम, अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव जब इसके अंदर चेंज हो जाएगा कैल्शियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, तो क्या चीज़ तुझे देखनी होगी सबसे पहले, एक तो तू ये देखेगा कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा 40, तो 40 ग्राम कैल्शियम से 40 ग्राम कैल्शियम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा है, 2 फेराडे ले रहा है। अगर मैं 1 ग्राम कैल्शियम की बात करूँ तो कितना लेगा, 2/40, 2 को 40 से डिवाइड कर देंगे। और वही जब, एक सेकेंड ऐसे लिख लेती हूँ, पूरा लिख के दिखा देती हूँ। 40 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 फेराडे। 1 ग्राम कितना करेगा, 2/20 फेराडे। और अगर हमें क्वेश्चन में कितना पूछा है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम फेराडे कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/, ये 40 है ना, ऊपर से 40 चल रहा है, 2/40 इंटू 20, 1 0 से 1 0, 2 2 जा 4, 1 जा, तो कितना बचा फेराडे, मतलब एफ ये आंसर बचेगा, तो कितना हो गया 1 फेराडे। ओनली फेराडे बच रहा था हमारे पास आंसर में, तो एफ क्या होता है 1 फेराडे। तो कितने फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी इसको प्रोड्यूस करने के लिए, 1 फेराडे, यही तेरा आंसर है। समझ आ गई तुझे ये बात, यहाँ पे क्या करा हुआ है। बस सबसे पहले तुझे ये करना है, सबसे पहले तुझे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटता है तो तुझे पता ही है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में और 2 Cl नेगेटिव में। हमें Cl नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा कैल्शियम का काम है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर अब हमारे पास ये तो 40 ग्राम के लिए आ गया, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। तो उस 40 एटॉमिक मास के लिए हमें कितना चाहिए वो तो हमें मिल गया, हमें 20 के लिए चाहिए। तो 40 ग्राम अगर हमें 2 फेराडे दे रहा है, 1 ग्राम कितना देगा, 2/40, और अगर हम 20 ग्राम निकालेंगे तो इसको इधर आगे ले जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 फेराडे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसके लिए अब Al2O3 है, Al2O3 कैसे टूटेगा, Al2O3 इसको तोड़ने का ना ये तरीका होता है, इसको लिख दे पहले, तो एक Al लिख दे, एक O लिख दे, इधर जो नीचे है ये इधर ले जा, दूसरे वाले के जो पहले वाले एलिमेंट के नीचे नंबर लिखा हो उसको दूसरे के ऊपर ले जा 2। अब ये तो तुझे पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इधर इसको ले आ दूसरे वाले के ऊपर, तो कितना है Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से ये टूटेगा, तो दोनों को तोड़ने का यही तरीका होता है। अब Al3 पॉजिटिव है, किस में चेंज होगा, Al के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा Al3 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑब्वियसली, तभी तो किस में चेंज हो जाएगा, Al के अंदर। तो 3 इलेक्ट्रॉन Al3 पॉजिटिव जब गेन करेगा तो हमें ये एल्यूमिनियम के अंदर चेंज मिल जाएगा। हम अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, और हमें निकालना कितने का 40 का, क्वेश्चन में हमें 40 का निकालने को बोला हुआ है। तो हमें जब 40 का निकालना है और हमारा 27 के लिए कितना आया था 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 फेराडे। अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम, ये लाइन देख रही हो क्या लिखी हो, 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 3 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/27। अगर अब तेरे से 40 ग्राम का पूछा हुआ है तो 3/27 और इंटू 40, इसको सॉल्व कर ले तो तेरा आएगा 4.44 फेराडे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है। ये क्वेश्चन बस इसी तरीके से होगा, बस इसका जो ब्रेक डाउन है वो ध्यान रखिए। जैसे कैल्शियम क्लोराइड को भी इसी तरीके से टूट सकता है, CaCl2, तो कैसे तोड़ेगा, ये वाला जो क्लोराइड के जो नंबर दे रखा है वो कैल्शियम के ऊपर, और कैल्शियम के नीचे क्या होगा 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो ये इसके ऊपर। अब मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैल्शियम किस में होगा, 2 पॉजिटिव आ गया प्लस Cl नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए।
अब आगे देखिए क्वेश्चन तेरे को समझ आ गया कि बस तेरे को इन टर्म्स ऑफ फेराडे लिखा हुआ है तो तेरे को 96500 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो हम जनरली फेराडेज लॉ को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। अब ये ध्यान रखिए दोनों में क्वेश्चन में एक ही फ़र्क है, इसमें इन टर्म्स ऑफ फेराडे था तो तूने फेराडेज कांस्टेंट जो एफ है उसकी वैल्यू को पुट नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये चीज़ लिखी हुई है कि तुझे इन टर्म्स ऑफ फेराडे बताना, तो तूने 96500 जो फेराडे की वैल्यू थी वो पुट नहीं की, लेकिन तुझे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। कूलम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है कूलम की फॉर्म में लिखना है, मतलब तुझे 96500 को पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन में बस यही फ़र्क होता है कि 96500 की वैल्यू पुट होगी या नहीं होगी। कब होगी, जब अगर कूलम में पूछी है तो पुट होगी, अगर इन टर्म्स ऑफ फेराडे लिख दे तो पुट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। अब तुझे H2O को O2 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो H2O किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, H2O की रिएक्शन कैसे होगी, H2O किस में जाएगा, ये बात तुझे देखनी पड़ेगी। देख यहाँ पे तो क्या करना है, यहाँ पे तुझे ये देखना है वाटर है, वाटर का ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा, वाटर है, वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के अंदर। अब O2 नेगेटिव है तो O2 नेगेटिव हमें O2 के अंदर चेंज करना है ना, तो O2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। अगर मैं O2 को सिंगल O के अंदर कन्वर्ट करूँगी तो 2 नेगेटिव है, यहाँ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा 2, हाफ H2O। इसको या तो साल खाली ऑक्सीजन लिख दे ऐसे, या फिर इसको लिख दे हाफ O2, बात एक ही होती है, नेसेंट ऑक्सीजन या हाफ O2 एक ही बात होती है। तो जो हाफ O2 है, मतलब ये हाफ O2 लिख ले चाहे नेसेंट ऑक्सीजन लिख ले, जो हमने O2 नेगेटिव किस में चेंज होगा, O ऑक्सीजन नीचे आएगा, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये किस में चेंज होगा, ऑक्सीजन के अंदर। देख अब तुझे क्या करना है, जो ये तेरा O2 नेगेटिव है ये किसके अंदर चेंज होगा, हाफ O2 के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। चाहे तो इसको हाफ O2 लिख ले, चाहे इसको नेसेंट ऑक्सीजन लिख ले, बात एक ही होती है, नेसेंट ऑक्सीजन और हाफ O2 एक ही चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुझे बेसिकली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया कि किसके अंदर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कितनी, 1 मोल की बात कर रहा है तो 1 मोल कितने यूज़ कर रहा है, 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे 1 मोल कितने को यूज़ कर रहा है, 2 फेराडे को, और यहाँ पे 1 मोल ही हमने रिएक्शन के अंदर लिया था, यही तो लिया था ना हमने, क्या लिया था, O2 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख ले, या फिर हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख ले। हाफ O2 का मतलब एक ही है ना, एक ही यहाँ पे वर्ड टर्म आ रहा है, तो 1 मोल के लिए हमें कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फेराडे निकले हैं। तो हमें बस क्या करना है, 2 को 96500 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 को 96500 या 96487 वॉट एवर यू विश, उसके अकॉर्डिंग तुझे उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब उसको उससे मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरा आंसर मिल जाएगा इन कूलम। अब सेकंड पार्ट को देख, सेकंड मोल ऑफ 1 मोल ऑफ Fe2O3 वुड कन्वर्ट इनटू FeO। तो Fe2O3 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, FeO के अंदर। अब देख यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा तुझे, Fe2O3, Fe2O3 के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ले बस। Fe2O3 किस में टूटेगा, इसकी जो चार्ज है इसके ऊपर, और इसका जो चार्ज है इसके ऊपर, किस में टूटेगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। हमें क्या मिला, Fe3 पॉजिटिव। अब Fe3 पॉजिटिव है, FeO, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव है। अब हमारे पास एक तो फेरिक आयन होता है, एक फेरस आयन होता है। Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, अब जो ये तेरा Fe3 पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसके अंदर चेंज हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव के अंदर। हमें जनरली ना वैसे और कुछ इसमें ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं, आयरन के केस में 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, एक 3 पॉजिटिव एक 2 पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होगा। ये वैसे तेरा ट्रिक समझ के याद कर ले, चाहे वैसे याद कर ले। जनरली आयरन या तो फेरिक की फॉर्म में होता है या फेरस, मतलब या तो Fe2 पॉजिटिव में होगा या Fe3 पॉजिटिव में, तो दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो सकता है, तो एक ही फेराडे आ सकता है। इसमें मैंने यहाँ पे तो रिएक्शन से भी बता दिया और सिंगली भी बता दिया।
तो 1 को 96500 से मल्टीप्लाई करेगा तो 96500, ये इतना आंसर होगा। और मोर एक्यूरेटली लिखना चाहे तो 96487 ये होती है इसकी वैल्यू, तो 96487 भी लिख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट इज़ द मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड। मतलब देखो करंट दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर और टाइम दे रखा है, क्या दो चीज़ें दे रखी है देखो क्वेश्चन के अंदर, एक तो करंट दे रखा है दैट इज़ 5 एम्पियर एंड द सेकेंड थिंग दैट इज़ गिवन इज टाइम। टाइम 20 मिनट्स में है तो मिनट को सेकंड में देखो चेंज करना पड़ सकता है, 9 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए। अब तुझे ये बताना है द अमाउंट ऑफ निकल NO3 ट्वाइस दैट हैज़ बीन इलेक्ट्रोलाइज, तो इलेक्ट्रोलाइज कितना हुआ है अमाउंट वो तुझे बताना है, टाइम। यही चीज़ यहाँ पे कर रखी है, सबसे पहले क्या कर रखा है 5 एम्पियर करंट लिख रखा है, देन क्या कर रखा है देख, अब इसके अंदर क्या है तेरा यही दे रखा है, सबसे पहले करंट बता रहा था फिर टाइम। अब चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, तो तूने चार्ज निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके बाद चार्ज की वैल्यू तूने निकाल ली। अब जो रिएक्शन है हमारी क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है तुझे यहाँ पे NiNO3 2 नेगेटिव, NO3 ट्वाइस सॉरी NiNO3 ट्वाइस, NiNO3 ट्वाइस, NiNO3 ट्वाइस का क्या मतलब हुआ, जो ये 2 है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा और Ni पे जो चार्ज है वो यहाँ चला जाएगा, तो किस में दिखाएगा Ni तो किस में जाएगा 2 पॉजिटिव में प्लस NO3 नेगेटिव में जाएगा। अब Ni 2 पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये तुझे यहाँ पे रिएक्शन में शो कर रखा है Ni है, Ni 2 पॉजिटिव का गेन होगा, Ni 2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, किस में चेंज हो जाएगा निकल के अंदर, सॉलिड निकल सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रिसिटी हुई 2 फैराडे यूज़ हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब यहाँ पर भी देखो मोल की टर्म्स में नहीं दे रखा तो देखो ग्राम लेना पड़ेगा। तो ग्राम कैसे लेगा, तो वही निकल का एटॉमिक मास कितना होता है, निकल का एटॉमिक मास होता है 57 या 58 होता है 58.7 ग्राम, तो 58.7 ग्राम कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कितने यूज़ कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 फैराडे, बेसिकली 2 फैराडे से हमें कितने मिल रही है 58.7, तो 58.7 हमें 2 फैराडे से मिल रही है। तो अगर हमें कितने की निकालनी है यहाँ पे, अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि हमें निकालनी कितने की है। देखिए यहाँ पे इधर देख, इधर ज़्यादा क्लियर दिखा रखा है कि यहाँ पे हमें 2 96800 का मतलब 2 फैराडे है, ये 96500 ही लेके चलिए, 2 फैराडे से हमें कितनी मिल रही है 58 देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 58.76 हमें कितने के लिए चाहिए, अब हमें हमारा जो चार्ज निकला था वो 6000 था, तो 6000 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, हमारा जो एक के लिए निकला है उसको 6000 से मल्टीप्लाई कर दूँ डिवाइडेड बाय 2 फैराडे कर दूँ, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है वो आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी को जो हम अगर डिवाइड कर दें तो कितना हमारा अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है वो आ जाएगा, वो इजीली यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यही करना था हमें। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना, ये ध्यान रखियो कि सबसे पहले तुझे करंट दे रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तुझे करंट की वैल्यू दे रखी है और टाइम दे रखा है। करंट और टाइम का यूज़ करके तूने आगे इक्वेशन को सॉल्व करना है, करंट और टाइम का यूज़ करके तूने चार्ज निकाला है, करंट को तूने किससे मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो तेरा चार्ज निकल गया। उसके बाद इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हुआ है तो उसको 2 फैराडे मान लिए, 2 फैराडे से जितनी हमें उसका मास है, हमारा जो निकल का मास है 58.71 ग्राम, उतने अमाउंट ऑफ जो निकल डिपॉजिशन है वो हमें 2 फैराडे से मिल रहा है। तो 6000 से कितना मिलेगा, 6000 से पहले इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेगा ये 5000 में, उसके बाद 2 फैराडे से डिवाइड कर देगा, मतलब जो ये वाली टर्म है यहाँ पे ये ले लेगा, जो ये वाली टर्म है बेसिकली हमारी यहाँ पे इसको यूज़ कर लेगा, इसको यूज़ करके जो तेरा आंसर आएगा वही तेरा अमाउंट डिपॉजिटेड होएगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है तेरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3.16 क्या है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सेट कंटेनिंग 3 सेल ZnSO4 AgNO3 और कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज।
इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, ये फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। अभी तक जो तूने फॉर्मूले पढ़े हैं पहले सारे, वो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे थे। जो अभी अमाउंट है, जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं दो इलेक्ट्रोड को, तो जो हमारा फैराडे का लॉ यहाँ पे वर्क करता है वो है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उस फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है वो अभी यहाँ पे बता रही हूँ। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज़। एक है ZnSO4 का सेल, एक है AgNO3 का, एक कॉपर सल्फेट का, रिस्पेक्टिवली इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। और इसके अंदर से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो है 1.5 एम्पियर का। अंटिल कब तक करंट की वैल्यू मिल गई तो वो कितना है 1.5 एम्पियर। अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन सेल बी, हाउ लॉन्ग द करंट फ्लो, हाउ मच द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। अब मतलब इसमें तुझे सब कुछ ही निकालना है, इसमें तुझे बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। इसमें तुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि कितनी देर तक करंट फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो का टाइम निकालना है बेसिकली तुझे। और तुझे मास ऑफ कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा वो भी बताना है। अब देख, अब इक्वेशन हमने सबसे पहले तीनों इक्वेशंस का ऑलमोस्ट इसके अंदर यूज होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 3 नंबर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने तो वैसे आते हुए कम ही देखा है, शायद एक आध बार किसी पेपर में देखा है, बट फिर भी NCERT है तो कर ले। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ AgNO3 है, तो AgNO3 किस में टूटेगा तुझे पता ही है, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव के अंदर, दोनों पे एक एक चार्ज है। Ag पॉजिटिव Ag के अंदर चेंज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अब Ag का मास, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि तुझे सबके एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, जो जो एलिमेंट तुझे मिलते जाएंगे सब तुझे पहले निकल का करना पड़ेगा। उससे पहले एल्यूमिनियम का किया, कैल्शियम का किया, अब यहाँ पे सिल्वर का होता है 108। अब सिल्वर के जो 108 है, तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 1.45 ग्राम, कब तक, जब तक 1.45 ग्राम डिपॉजिट ना हो जाए। 1.45, तो 1.45 ग्राम कितने से डिपॉजिट होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक फैराडे से होगा, तो एक फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा इंटू 1.45, एक फैराडे से हमारा 1.45 होगा। और ग्राम में कितना है 1, जो हमारा इसका बेसिकली हमारा जो वेट है वो क्या है 108। ठीक है, तो 1 फैराडे की वैल्यू मतलब 96500, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.45, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, जो हमारा मास है इसका 108, इससे डिवाइड करेगा, जो तेरा आंसर आएगा वो यही आएगा। यहाँ पे 107 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें, लेकिन ये गलत है, 108 होता है इसका मास, तो 108 से करेंगे। अब देख, अब देखो, एक तो टाइम ऑफ फ्लो, एक तो तुझे ये बताना है कि टाइम ऑफ फ्लो कितना है, करंट हाउ लॉन्ग का मतलब है देखो बेसिकली टाइम बताना है, कितने टाइम तक करंट का फ्लो होता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहले तो करंट देखेगा कितना है, करंट देखो क्वेश्चन में 1.5 दे रखा है। करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज। देख, अब इसके अंदर देख, करंट है, टाइम है, चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। जो करंट है, अगर अब तुझे टाइम निकालना है तो चार्ज को अगर तू करंट से डिवाइड कर देगा तो को टाइम मिल जाएगा ना। बेसिकली तुझे ये बताना है चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम, अगर अब तू करंट को, अब तुझे टाइम निकालना है तो यहाँ पे करंट को अगर तू नीचे चार्ज से डिवाइड कर देगा तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम कैसे निकालेगा, देख चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, आई होता है, आई हम डिनोट करते हैं करंट को, टी डिनोट करते हैं टाइम को। तो अगर मैं चार्ज को इधर ले जाके करंट से डिवाइड कर दूँ, मतलब C/I कर दूँ, तो अगर मैं चार्ज को करंट से डिवाइड कर दूँ, इधर से चार्ज को हटा के डिवाइड में ले जाऊँ, तो अगर मैं चार्ज को करंट से डिवाइड कर दूँगी तो मेरा टाइम आ जाएगा, तो मेरी ये टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही कर रखा है, जो हमारा पिछले क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू आई है उसको हमने करंट से डिवाइड कर रखा है और हमारा टाइम निकल रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे देख, अब इसके बाद ये चीज़ तूने 2 चीज़ निकाल ली, यहाँ पे 4 चीज़ें निकालनी थी। एक तो करंट का फ्लो कब तक होगा, उसके बाद तुझे यहाँ पे 1.45 ग्राम से कितना चार्ज निकलेगा वो निकालना, तो तूने चार्ज भी निकाल लिया, यहाँ पे करंट का फ्लो का टाइम भी निकाल लिया। उसके बाद तुझे निकालना है व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर एंड द जिंक डिपॉजिटेड, जिंक और कॉपर का कितना मास, कितनी देर तक कितना मास डिपॉजिट होगा।
तो अब देख कॉपर सल्फेट है और क्या है तेरे पास, दो चीज़ें, जिंक सल्फेट। तो अब तुझे पता है कॉपर भी 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, जिंक भी 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। अब इतना तो नहीं क्योंकि याद करना भी शुरू कर दे, जैसे Ag है, सिल्वर कहीं भी आएगा तो सिल्वर 1 पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होगा, Zn है 2 पॉजिटिव फॉर्म में होगा, कॉपर है जनरली 2 पॉजिटिव फॉर्म में होगा, निकल है जनरली 2 पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा तेरे को। तो ये चीज़ें थोड़ी 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 याद करनी शुरू कर दे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर हमें कितने हो जाएंगे, 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है यहाँ पे 2 फेराडे। तो आप 2 फेराडे को की जो तेरी वैल्यू है वो कितने के लिए, कॉपर का मास याद करना पड़ेगा। बस फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तुझे हर एक के एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। बिना एटॉमिक मास याद करे तेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कई बार तो वैसे प्रदीप सर तो लिखे हुए भी दे देते हैं, सर को खुद को याद करने का शौक नहीं है, तो सर कई बार कहते हैं मेरे को याद नहीं है, तुम क्या याद रखोगे, तो सर लिख के दे देते हैं। तो अब जो हमारा पहले चार्ज आया था 1295, तो ये चार्ज हमेशा यही रहेगा, ये ध्यान रखियो। जो आगे भी जो दोनों जगह यूज़ हो रहा है तो ये चार्ज यही यूज़ हो रहा है, टाइम निकालने के लिए भी आगे Zn में भी, कॉपर में भी, हर जगह हमारा चार्ज यही यूज़ हो रहा है। तो अब इस चार्ज है, अब ये जो चार्ज है, चार्ज के बेसिस पे निकालना है, चार्ज को किससे मल्टीप्लाई, हर जगह तू तो क्या बेसिकली पता क्या कर रहा है, जो भी तेरा चार्ज निकल रहा है उसको तू मास से तू मल्टीप्लाई कर रहा है, ये ध्यान रखियो। यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे कर रहा है, जितने भी फेराडे हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 फेराडे, चार्ज इंटू मास, जो भी तेरे को अमाउंट निकालना है ना किसी का भी, कितना डिपॉजिट हो रहा है, चाहे इस क्वेश्चन में देख ले तू, चाहे तू पिछले वाले में देखे, तू हमेशा चार्ज को मास से मल्टीप्लाई करके जितने भी फेराडेज या कॉन्स्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहे हैं तो उसको उससे डिवाइड कर रहा है। इसमें भी देख लो, इसमें भी तूने यहाँ पे यही किया है, 63.5 इंटू 129.43 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500, तो जो तेरा अमाउंट है वो आ गया। अब सेम फॉर जिंक, अब जिंक का मास याद रखना पड़ेगा तुझे, कॉपर का तेरे को पता है अब पता चल गया, मतलब 63.5 है, और जिंक का होता है 65.4, तो 65.4 है, 65.4 को जो तेरा पहले चार्ज निकला था उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 फेराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिंक है, कॉपर है, इनमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, Ni में भी, निकल में भी 2 होते हैं, सिल्वर में 1 होते हैं। तो इस तरीके से तूने निकालना है, मतलब अब तुझे इजीली ये चीज़ समझ आनी चाहिए। शुरुआत में तो बस तुझे क्या करना है, तुझे चार्ज निकालना है। जैसे ही तेरा चार्ज निकल गया, चार्ज को टाइम करंट से डिवाइड कर देगा, तो चार्ज को करंट से डिवाइड करने के बाद तेरे को क्या मिल जाएगा, टाइम। और उसके बाद जब तुझे अमाउंट निकालना है, कहीं भी तूने अगर अमाउंट निकाला है तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यही रहा है तेरा, जो भी तेरा मास है उसको तूने चार्ज से मल्टीप्लाई किया है, और उसको जितना भी तेरा फेराडे में वर्डिंग्स मिली है, एन एफ का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन फेराडेज में यूज हुए उससे डिवाइड किया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इन टेबल 3 प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। जो साइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं उससे तुझे ये बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। अब फिजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब होता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर जो डेल्टा ई नोट पॉजिटिव आता है, डेल्टा ई नोट पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, तेरी रिएक्शन फिजिबल होगी, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन अकर होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, तो क्या होगा हमारा, अब देख, तो वो हमारा ई नोट होगा। अब तुझे रिएक्शंस तो लिखने की ज़रूरत वैसे है ही नहीं, अगर तेरे को डायरेक्ट ई नोट निकाल, तो डायरेक्ट ई नोट निकाल सकते हैं। जैसे तू मेरे को कल ही ट्रिक बता रहा था कि क्या होता है, जो ज़्यादा वाला होता है वो कैथोड होता है, कम वाला एनोड होता है। तो ये ज़्यादा वाला 0.76 है, दैट इज़ कैथोड, दूसरे वाला एनोड हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। 0.76 में से जब तू क्या करेगा, मैं यहाँ पे रिएक्शंस नहीं बता रही तेरे को, क्योंकि तूने खुद ही कहा था कि तेरे को सर ने बोला है कि यू कैन डायरेक्टली यूज़ द ट्रिक, तो यही अब तुझे यहाँ पे कुछ और यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तुझे सर नहीं बोलते, तू बस डायरेक्टली ये लिख लियो कि ये क्या होगा, ये वाली जो हमारी वैल्यू ज़्यादा वाली है उसको ई नोट कैथोड की फॉर्म में लिख दियो, और जो कम वाली होगी उसको ई नोट एनोड की फॉर्म में लिख दियो। तो ये कैथोड और ये एनोड। 0.76 में से अगर तू 0.54 को माइनस करेगा 0.23, अब 0.23 है वो पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो फिर तू अब रिएक्शंस लिखने के चमेले में ही मत पड़, तू रिएक्शंस लिखियो ही मत, कुछ भी रिएक्शंस मत लिखियो, बस डायरेक्ट ई नोट कैसे लिखेगा इसको अगर तुझे लिखना आएगा तो ई नोट सेल किसके इक्वल लिख देगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ई नोट की वैल्यू तेरे को दे रखी होगी, जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो कैथोड की लिख के, एनोड की लिख के, अगर पॉजिटिव आ जाए तो लिख दियो रिएक्शन इज फिजिबल, और ना आए तो रिएक्शन इज
नॉट फिजिबल। ये बात समझ आ गई। अब ऐसे ही सेकंड है, सेकंड के अंदर देखा एक प्लस 0.80 वोल्ट है और एक तेरा माइनस 0.34 वोल्ट है। दोनों की ई नोट की वैल्यू तो को दे रखी है। अब बड़ा कौन सा है तेरा, प्लस 0.84 वोल्ट, प्लस 0.8784 वोल्ट में से इसको माइनस करेगा तो तेरी वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड जब तूने करा तो तेरी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ रही है 0.46 तो नहीं आएगी, ये गलत निकल रही है। इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.1 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। इसको ऐड करके देख लो, यहाँ पे गलत निकल रही है वैल्यू है तो ठीक है। अब देख, अब इन सब की तो वैल्यूज़ को निकाल के देख एक एक को कि भाई हाँ मैंने जो ई नोट का जो मैं कल फॉर्मूला बोल रहा था तो मेरे से कह रहा था कि मुझे एक तो एग्जांपल बता जिसमें क्या थोड़ी की वैल्यू कम हो ना हो, तो इसके अंदर ये वैल्यूज़ दे रखी हैं तो उसके अंदर तू चेक करियो, अगर तेरे को ना मिले तो फिर मैं बताती हूँ। दो मैंने तेरे को बता दिए तेरे तरीके से, आगे तीसरा चौथा पाँचवा, पाँचों का सोल्यूशन तेरे सामने ही है। इन सॉल्यूशंस को एक बार करके देख, अगर तेरे प्रोडक्ट तेरे उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर मैं बता दूँगी। ठीक है। अब ये ना जो ये प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये ना ऑलमोस्ट याद करने का क्वेश्चन है, सीधा सीधा बता रही हूँ। अब मैं तो कोई ये नहीं कह रही कि भाई समझने का है, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर समझने का। इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं या कुछ भी अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस आता है तो ये इन्हीं का आता है। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस की वैल्यू चेंज होती है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस की वैल्यू तो को देखनी पड़ेगी। और अगर जहाँ तक बात है इनकी, तो इनकी ऑलमोस्ट